Dear students, मैं डॉक्टर हेमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा कुंडला जोधपुर। आज की बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि झिल्ली के द्वारा परिवहन या झिल्ली की पारगम्यता। इसमें हम पढ़ चुके हैं पीछे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि निष्क्रिय परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर देखो आप चित्र दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं और इन पंप की सहायता से सोडियम और पोटेशियम का परिवहन कोशिका के अंदर, सोडियम का परिवहन होता है तो पोटेशियम कोशिका से बाहर की तरफ परिवहित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवहन जो है वो दो बात यहाँ पर मेन है। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होते हैं। जैसा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सांद्रण प्रवणता के अनुरूप होता है, लेकिन यहाँ पर सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि बाहर अगर कम अणु उपस्थित हैं और कोशिका में उन अणुओं की आवश्यकता है तो भी वो अणु जो है बाहर से अंदर की तरफ कोशिका में प्रवेश करेंगे, और कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए क्योंकि वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आ रहे हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यह ऊर्जा उनको एटीपी के रूप में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एटीपी से रासायनिक ऊर्जा प्रत्यक्ष झिल्ली के कैरियर प्रोटीन को स्थानांतरित कर दी जाती है, और कैरियर प्रोटीन एटीपेज एंजाइम के समान भी कार्य करता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो स्यवों की फॉस्फोरिलीकरण को प्रेरित करता है। इस समय ट्रांस प्रोटीन का एक ही अणु वाहक प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम का कार्य भी करता है, और कैरियर प्रोटीन के एक स्थान पर फॉस्फोरिलीकरण के बाइंडिंग साइट्स में रूपांतरित हो जाते हैं, और यह जो है घटना कोवेलेंट मॉड्यूलेशन कहलाती है। यहाँ पर बाइंडिंग साइट पे एक जगह तो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं और एक जगह यहाँ पर फॉस्फेट उपस्थित है जो फॉस्फोरिलीकरण का कार्य कर रहा है। तो इस घटना को कोवेलेंट मॉड्यूलेशन या सहसंयोजी मॉड्यूलन कहते हैं। जब कैरियर मॉलिक्यूल का विन्यास परिवर्तित होता है, यानी कि उसका अरेंजमेंट चेंज होता है, तो इसके बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो उद्वासित हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एवं कैरियर प्रोटीन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, और फॉस्फेट के निर्मुक्त होने के पश्चात सॉल्यूट बाइंडिंग साइट की एफिनिटी में चेंज आता है। इस प्रकार कैरियर मॉलिक्यूल के फॉस्फोरिलीकरण और डीफॉस्फोरिलीकरण के बीच में वाहक अणु जो है, इन दोनों के कारण जो कैरियर मॉलिक्यूल्स में झिल्ली के दोनों तरफ अलग अलग एफिनिटी वाले बंधन या बाइंडिंग साइट्स उत्पन्न होते हैं। अभी तक 3 प्रकार के प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया जा चुका है, जिसमें से एक यहाँ पर दिखाया गया है सोडियम पोटेशियम एटीपेज कैरियर, जिसको कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप है और अंदर की तरफ इसके फॉस्फोराइलेशन से संबंधित बाइंडिंग साइट है जहाँ से फॉस्फेट जुड़ रही है, और एटीपी जो है वो टूट रहा है। इससे जो ऊर्जा मिल रही है वो अणुओं के परिवहन में काम आ रही है।
तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज कैरियर जो है यह सभी कोशिका झिल्लियों में पाया जाता है और इसी कैरियर सिस्टम के कारण कोशिका के अंदर पोटेशियम की सांद्रता अधिक और सोडियम की सांद्रता कम होती है। यह कैरियर एक समय 3 पोटेशियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और इस परिवहन में एक एटीपी का अणु हाइड्रोलाइज्ड यानी जल गठित होता है। सेकेंड टाइप का इसमें कैल्शियम एटीपेज कैरियर सिस्टम कैरियर। यह वाहक तंत्र विभिन्न कोशिका झिल्लियों में यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स में और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम का इनफ्लो जो है वो कोशिका द्रव्य से कोशिका के बाहर और कोशिका द्रव्य से कोशिकीय अंगकों में होता है। थर्ड टाइप है हाइड्रोजन एटीपेज कैरियर। यह कैरियर जो है कोशिका झिल्ली के अलावा लाइसोसोम झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में यह वाहक हाइड्रोजन आयन को कोशिका के बाहर परिवहित करता है। तो 3 प्रकार से प्राइमरी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर्स पाए जाते हैं। एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, दूसरा कैल्शियम एटीपेज कैरियर है और तीसरा हाइड्रोजन एटीपेज कैरियर है। फिर है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें कैरियर प्रोटीन में 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उसमें से एक तो सोडियम आयन के लिए होती है और दूसरी जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूट के लिए होती है, यानी कि जिसको सक्रिय रूप से परिवहित करना है विलेय को, उसके लिए होती है। तो जैसे ही वाहक प्रोटीन के साथ में सोडियम के बंधित हो जाने के कारण इसकी जो सेकंड बाइंडिंग साइट है उसकी एफिनिटी चेंज हो जाती है और यदि झिल्ली के दोनों तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सोडियम आयन की सांद्रता समान हो तो सोडियम की बाइंडिंग की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों तरफ एक समान होती है और इसकी एफिनिटी भी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ समान रूप से प्रभावित होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के द्वारा सोडियम आयनों का भीतर से बाहर की तरफ परिवहन होता है, जिससे कोशिका के बाहर सोडियम आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इस कारण सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयन जो है कैरियर मॉलिक्यूल के बाहरी स्थलों के साथ में बंधित हो जाते हैं, जबकि जो कैरियर प्रोटीन के भीतर की तरफ कम संख्या में सोडियम आयन बंधित होते हैं। इस प्रकार जो कैरियर प्रोटीन है बाहरी और भीतरी क्षेत्र में सोडियम आयन की बंधन क्षमता में अंतर के कारण सक्रिय रूप से परिवहित होने वाले अणुओं की बाइंडिंग एफिनिटी में अंतर देखने को मिलता है। जब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो सोडियम आयन तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ परिवहित होते हैं, यानी कोशिका से बाहर से कोशिका के अंदर की तरफ परिवहित होते हैं, लेकिन सेकेंड जो बाइंडिंग साइट है उस पर अन्य अणु या पदार्थ जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन परिवहित होते हैं, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ परिवहित होते हैं। और सक्रिय रूप से परिवहित पदार्थ जब सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट की दिशा यानी बाहर से अंदर की तरफ ही होता है तो इसको को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट कहते हैं, यानी कि दोनों ही अणु सोडियम आयन तो हो ही रहा है ज़्यादा से कम की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, लेकिन जब दूसरा अणु भी उसी दिशा में गति करे यानी कोशिका से बाहर से कोशिका के अंदर की तरफ गति करे तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट कहते हैं। लेकिन जब सोडियम आयन तथा सक्रिय परिवहित अणु दोनों विपरीत दिशा में परिवहित होते हैं, यानी सोडियम आयन तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यानी कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ परिवहित हो रहा है, लेकिन परिवहित होने वाला जो अणु है वो कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट कहते हैं। तो प्राइमरी एक्टिव जो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सोडियम आयन की सांद्रता में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और इस परिवहन से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट
हेतु ऊर्जा का अप्रत्यक्ष संग्रह हो जाता है। अंत में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेतु ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी के द्वारा की जाती है और एटीपी का उपयोग प्राइमरी सोडियम पोटेशियम एटीपेज द्वारा सोडियम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को स्थापित करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दो प्रकार से यह परिवहन होता है, अणुओं का परिवहन होता है और इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट अणुओं का परिवहन होता है। सिम्पोल्ड एंड एंटीपोल्ड के द्वारा अणुओं का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की क्रिया आप यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से हो रही है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका के अंदर पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को या तरल पदार्थों को लेना। तो पहली क्रिया यह जो दिख रही है आपको चित्र में, फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण। यह कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण करने को तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन ठोस पदार्थों को जब ग्रहण किया जाता है तो इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और फैगोसाइटोसिस क्रिया जो है बड़े आकार के ठोस खाद्य पदार्थों को या ठोस पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण करने की विधि को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और सबसे पहले इसकी खोज जो है मैचनिकॉफ ने की थी और यह परिघटना प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की विशिष्ट कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोटोजोआ में फैगोसाइटोसिस भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि है, जबकि मेटाजोआ में यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है या प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन है। मैमल्स में ल्यूकोसाइट जो है रेटिकुलर सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स है, में यह क्रियाविधि पाई जाती है, जबकि प्रोटोजोआ में यह परिघटना अमीबीय गमन के साथ में संबंधित होती है और अमीबा में सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और सूडोपोडिया जो है वो फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेता है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, लार्ज पार्टिकल है, फिर फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बन रहा है और यह वैक्यूल कंप्लीट हो गई है और वैक्यूल के अंदर इस फूड पार्टिकल को कोशिका के अंदर की तरफ भेज दिया गया है। तो यह अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। अब फूड वैक्यूल के अंदर है इसलिए इसको फैगोसोम कहते हैं और कोशिका द्रव्य में जाकर के यह लाइसोसोम के साथ में मिल जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फैगोसोम में उपस्थित खाद्य पदार्थों का या फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन कर देते हैं और शेष बची हुई रचना को रेजिडुअल बॉडी कहते हैं और जो वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पहुंचती है और इन अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर कर दिया जाता है। सेकंड है यहाँ पर पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन। तरल पदार्थों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ग्रहण करने की घटना को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, एमिनो एसिड्स आदि सामान्य परासरण के द्वारा या सिंपल ऑस्मोसिस के द्वारा कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर की तरफ नहीं आ सकते हैं, तो इन पदार्थों को पिनोसाइटोसिस विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ये पदार्थ जो है इंड्यूसर या प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ पर जो इंड्यूसर सब्सटेंसेज हैं यानी बड़े आकार के हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो प्रोटीन या एमिनो एसिड्स हैं, ये इम्यूनर सब्सटेंसेज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित विशिष्ट ग्राही स्थलों के साथ में बंधित होते हैं, यानी रिसेप्टर साइट्स के साथ में ये जुड़ते हैं या बॉन्ड बनाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस स्थान से अंतर्वलित हो जाती है। इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है, यानी कि उनके द्वारा पिनोसाइटिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है और ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाती हैं और इनका जो डायामीटर है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है और इन वेसिकल्स को पिनोसोम कहते हैं और ये कोशिका में अंदर प्रवेश करके या तो खंडित होकर के छोटी छोटी वेसिकल्स में बदल जाते हैं या आपस में मिलकर के एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से पिनोसाइटोसिस एक सामान्य परिघटना है जो नियमित अंतराल से ल्यूकोसाइट
किडनी सेल्स में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में और मैक्रोफेज में होती रहती है। नेक्स्ट है इसमें लास्ट वीक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि पिनोसाइटोसिस में भी ये रिसेप्टर्स को प्रेरित करते हैं, उसके साथ में जुड़ते हैं, पिनोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये कोशिका के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर यह रिसेप्टर के साथ में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें फैगोसाइटोसिस को ही वापस दिखाया गया है कि एक्सोसाइटोसिस की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो फैगोसाइटोसिस में वेसिकल में पदार्थ भरे हुए हैं, फूड पार्टिकल्स भरे हुए हैं और इन फूड पार्टिकल्स को या रेजिडुअल बॉडी है जिनको कि कोशिका से वापस बाहर निकालना है। फूड वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम के साथ में मिली, जिससे कि वहाँ पर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हो गया और बचा हुआ पदार्थ जो है जिसको रेजिडुअल बॉडी कहते हैं, यह रेजिडुअल बॉडी जो है वापस सेल मेम्ब्रेन के साथ में जाकर के अटैच हुई है और वहाँ पर खुल जाती है, जिससे कि इसमें भरे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कोशिका से बाहर की तरफ चले जाते हैं और इस परिघटना को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि कोशिका से बाहर की तरफ इन पदार्थों को निकालना। तो इसके द्वारा कोशिका झिल्ली का नवीनीकरण भी होता है और इसके द्वारा जो इम्परमिएबल मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिक्रीशन भी इसके द्वारा होता है। तो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा विभिन्न पदार्थों का सिक्रीशन विशिष्ट उद्दीपनों के द्वारा प्रेरित किया जाता है और इन उद्दीपनों के कारण साइटोसोल में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और इस कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सिक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में मिल जाती हैं और इन पदार्थों का सिक्रीशन और पैकेजिंग का कार्य विशिष्ट कोशिकीय अंगकों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा प्रोटीन का सिक्रीशन किया जाता है, जिसमें कि प्रोटीन जो है वो कोशिका से बाहर की तरफ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रवेश करता है। तो पहले प्रोटीन की यहाँ पर पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद में यह प्रोटीन जो है सेकेंडरी वेसिकल में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ती है और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया होती है, जिससे कि बड़े आकार के प्रोटीन अणु जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाते हैं। तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं या कोशिका से बाहर की तरफ पदार्थों का परिवहन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल से हम शुरू करेंगे बायोकेमिस्ट्री वाला यूनिट।